नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की दूसरी पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था में आज हम पाठ 2 प्रवास, इसके क्या प्रकार हैं, इसके क्या रीजन है और इसके क्या रिजल्ट हैं, इन 3 पर बात करने वाले हैं। प्रवास की अवधारणा पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लोगों का स्थानांतरण या गमन या लोगों का किसी स्थान से दूसरे स्थान पर आना व जाना जो है वो प्रवास कहलाता है। हम पहले भी प्रवास के 3 बिंदु यानी उद्गम और गंतव्य स्थान, उसके अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक और आप्रवास व उत्प्रवास पर कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक में उसके पूरी विवेचना कर चुके हैं। परंतु आज हम प्रवास को भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत में प्रवास कैसा रहा, किन किन देशों से भारत में लोग आते हैं, किन किन देशों में भारतीय लोगों का प्रवास हुआ है, उसकी कितनी तरंगे हैं, भारत में प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या हैं तथा इसके कौन कौन से जनांकीय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम रहे हैं। और भारत में जो प्रवास की बड़ी 4 धाराएं हैं यानी ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से नगर और नगर से ग्राम, इसके साथ ही अंतरराज्य और अंतरराज्य प्रवास पर भी बात करेंगे। तो भारत में प्रवास को शुरू करते हैं। तो प्रवास जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्यक्तियों का स्थानांतरण, व्यक्तियों का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है या लोगों का आना व जाना प्रवास कहलाता है। परंतु आज हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। तो पहले भारत में किन किन एरियो से लोग आए हैं और किन किन क्षेत्रों में इनका गमन हुआ है उस पर बात करेंगे पहले। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले भारत में ज्यादातर जो प्रवास लोग आए हैं वो मध्य व पश्चिमी एशिया से, मध्य व पश्चिमी एशिया से जो लोग हैं भारत में उनका प्रवास हुआ है प्राचीन समय में। इसको आप मध्य पूर्व भी कह सकते हैं या मध्य पूर्व देशों से भारत में लोगों का प्रवास जो वो हुआ है। इसके बाद में आगे भारत में प्रवास का जो प्रसार है इसकी 3 तरंगे हैं कि पहली तरंगों में जब भारत ब्रिटेन के अधीन था तो यहां से जितने भी लोगों का भारत पर राज रहा उन्होंने अपने एरियो में या अपने से अलग अलग देशों में लोगों को वहां स्थानांतरित या प्रवास किया। दूसरा जो है तरंग जो है वो उद्यमियों की, शिल्पकारियों की और व्यवसायियों की रही जो भारत से विभिन्न देशों में काम करने के लिए गए। और तीसरा वर्तमान यूएसए, कनाडा, जिसमें कि बड़े क्षेत्रों के लोग, जो अनुसंधान के लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इंजीनियरिंग लोग हैं, इनका जो प्रवास है वो रहा है। तो भारत में प्रवास के प्रसार की 3 तरंगे हैं। हम एक पहली तरंग पर बात करेंगे, इसके साथ ही हम दूसरी तरंग पर भी बात करेंगे और फिर हम तीसरी तरंग पर बात करेंगे कि प्रवास की 3 तरंगे कौन कौन सी रही और कहां कहां। पहली तरंग जो है वो उपनिवेश काल यानी ब्रिटिश काल की है। किस काल की है? ब्रिटिश काल की है। और इसमें क्या हुआ? इसमें अंग्रेजों द्वारा यूपी और बिहार के लोगों को, मॉरिशस,
इसके साथ में कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह जिसमें कि 3 द्वीप, ट्रिनिडाद, टोबैगो और गुयाना, यहां भारतीय लोगों को इन देशों में भेजा। इसके साथ ही फिजी में, रीयूनियन द्वीपों में, यहां भी भारतीय लोगों को भेजा गया। इसी के साथ फ्रांसीसियों और जर्मन वासियों ने, फ्रांसीसियों और जर्मन लोग जो भारत में राज करने के लिए आए, उन्होंने भी रीयूनियन द्वीपों, सूरीनाम, इन देशों में भारतीय लोगों को प्रवास के लिए यहां वहां, अब इनमें ज्यादातर लोग क्या थे, इस प्रवास में ज्यादातर लोग श्रमिक थे, यानी काम करने वाले लेबर, और इनको भी कहां काम कराया गया, कृषि के लिए, कृषि के अपने खेतों में, और वो भी कौन सी कृषि के लिए, रोपण कृषि के लिए इनका प्रवास हुआ पहली तरंग में। तो प्रवास की जो भारत में पहली तरंग है वो उपनिवेश और ब्रिटिश काल की है, जिसमें भारतीय यूपी और बिहार के लोगों को इन क्षेत्रों में काम के लिए या कार्य करने के लिए यहां से बंधक बनाकर भेजा गया। लगभग दास व्यापार के समान ही थी, कोई दशा अच्छी नहीं थी, ना अच्छी मजदूरी मिल रही थी, फिर भी प्रवास किया गया। प्रवास की दूसरी तरंग जो है वो व्यवसायियों, शिल्पकारों, उद्यमियों, इनकी रही। यानी जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में जो लोग भारत से बाहर गए उसमें व्यवसायी ज्यादा थे, शिल्पकार थे और उद्यमी ज्यादा थे, यानी उद्योग में काम करने वाले। अब ये क्या थे, ये भारत के आसपास के देशों में गए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों में इनका प्रवास रहा। इनका प्रवास थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में जाकर इन्होंने अपने व्यवसाय जो है वो वहां शुरू किए। ध्यान रखेंगे, अब 1947 से 70 तक का काल यही रहा इनका। 1947 से 70 तक ये लोग इन देशों में प्रवास के लिए गए, परंतु जैसे ही पेट्रोलियम या तेल की खोज हुई तो भारतीय लोगों ने अब पश्चिमी एशिया में प्रवास करना शुरू कर दिया। पश्चिमी एशिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, जहां पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है वहां इनका प्रवास शुरू हुआ। यह भी दूसरी तरंग के अंदर ही शामिल है। तीसरा जो प्रवास है वो है बड़े लोगों का। इनमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे नीति निर्माण परामर्शदाता, इनमें इंजीनियर, इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े तबके के जो लोग हैं वो तीसरी तरंग में यानी वर्तमान काल में जो है इनका प्रवास यूएसए, कनाडा और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में या जर्मनी में या इटली में, इन देशों में तीसरी तरंग का प्रवास हुआ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। जो प्रवास आपका वर्तमान में देख रहे हैं, ज्यादातर बड़े जो काम करने वाले लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर निर्माता है, कोई किसी कंपनी में बड़ी आईटी कंपनीज के जो लोग हैं वो प्रवास कर रहे हैं। तो प्रवास की 3 धाराएं हैं। प्रवास मैंने बात की व्यक्तियों का स्थानांतरण, पहले मध्य व पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व के देशों से लोग जो है भारत में आए। प्रसार की भारत में 3 तरंगे हैं। पहला तरंग जो है वो उपनिवेश काल या ब्रिटिश काल की है, जब भारतीय लोगों को बागानों में कृषि के लिए कार्य करने के लिए भेजा गया। दूसरी तरंग मैंने आपको बात की कि व्यवसायियों, शिल्पियों, उद्यमियों या फैक्ट्री मजदूरों की है, जो कि इन देशों में थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में काम के लिए गए। परंतु जैसे ही 1917 का दशक जो है वो आया, पेट्रोलियम की खोज हुई, तो ये लोग मध्य पश्चिमी एशिया के देशों में या मध्य पूर्व के देशों में प्रवास के लिए गमन कर गए।
और वर्तमान जो तरंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर अभियंताओं, यांत्रिकी, परामर्शदाता, नीति निर्माण वाले लोगों की, सलाहकार, जो बड़े तबके के लोग हैं, डॉक्टरों की, ये लोग कनाडा, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में प्रवास कर रहे हैं। ये पहला प्रवास का हमारा बिंदु था। अब हम भारत में प्रवास किस किस जनगणना में कब कब शामिल हुआ उस पर बात करते हैं। तो भारतीय प्रवास पर ध्यान देंगे। अब इसको पहले समझेंगे कि किस किस जनगणना में क्या कुछ हुआ। भारत में प्रवास को ज्यादातर सबसे पहले 1881 की जनगणना में शामिल किया गया। जब प्रथम जनगणना हुई तभी से, परंतु इनमें सिर्फ जन्म के स्थान को आधार माना गया। सिर्फ आपसे जनगणना में पूछा जाता था कि आपका जन्म का स्थान कैसा है, परंतु सन 1961 की जनगणना में इसमें संशोधन किया गया। 1961 की जनगणना में इसमें पहली बार संशोधन हुआ, और संशोधन क्या हुआ उस संशोधन पर बात करेंगे हम। संशोधन ये हुआ कि प्रवास में अब 2 घटक शामिल किए गए, यानी प्रवास की गणना अब 2 घटकों पर होगी। और 2 घटकों में पहला घटक तो वही था, कौन सा? जन्म का स्थान। जब भी जनगणना विभाग हमारे घर आता है तो हमसे पूछता है कि आपका जन्म का स्थान कौन सा है, और इसी के साथ आपका निवास का स्थान भी पूछा गया। अब ये क्या चीज है? मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति राजस्थान में रह रहा है परंतु बिहार से जन्मा यहां आया हुआ है, तो उससे उसका 2 चीजें पूछी जाती हैं कि वास्तव में वो किस राज्य का है और वर्तमान में उसका निवास का स्थान कहां है, क्योंकि वो वहां से प्रवास करके यहां कार्य करने के लिए या किसी भी कारण से वो यहां आया हुआ है। तो अब वर्तमान में जनगणना में 2 घटक पूछे जाते हैं, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। अगर जन्म का स्थान निवास के स्थान से भिन्न है या अलग है, उस पर एक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे अपने। तो 1961 की जनगणना में यह संशोधन हुआ कि जनगणना में प्रवास में 2 घटकों को शामिल किया गया। तो आपसे पूछेंगे कि आपका जन्म का स्थान कहां है और निवास का स्थान कहां है। अब 1981 में एक और अलग बात हुई। 1981 में यह हुआ कि जन्म का स्थान और निवास का स्थान तो पूछा गया, परंतु इसके साथ कि आप यहां आए क्यों हैं, यानी आपके प्रवास का कारण भी पूछा जाने लगा कि आप किस रीजन से यहां आए हैं। तो 1981 की जनगणना में भारत ने प्रवास को फिर से संशोधित किया। जनगणना में आपसे उसका रीजन भी पूछा गया कि आपने प्रवास आर्थिक दृष्टि से किया है, सामाजिक से, किसी भी तरीके से। तो ये 2 रीजन बने रहे प्रवास के लिए 1961 की जनगणना में, और 1981 की जनगणना में 2 बार संशोधन जो है वो हुआ। अब इसी के बीच में एक घटना और होती है, 1971 की जनगणना। यही देखेंगे 1971 की जनगणना में आपसे, आप जिस निवास पर रह रहे हैं, आपसे उसकी अवधि भी पूछी गई कि आप कितने समय से यहां रह रहे हैं। तो 1961 में पहली बार 2 बिंदु शामिल किए गए, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। 71 में इसमें पुनः संशोधन किया गया और यह किया गया कि आप कितने समय से प्रवास करके यहां आए हुए हैं। और 81 की जनगणना में आपसे इसका रीजन भी पूछा गया। ये एक तो हम इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखेंगे पूरी को कि इसका मतलब क्या है। आगे बात करते हैं। अब आपसे प्रवास करते वक्त 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका प्रवास जन्म का स्थान क्या है और निवास का स्थान क्या है। तो जन्म के स्थान में आपसे पता, आपका घर, लिंग, फैमिली सब कुछ पूछा जाएगा, और निवास का स्थान आप कहां रहकर आए हैं उसके बारे में रीजन पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे प्रवास में किए जाते हैं। अब इसमें एक चीज है, जीवन पर्यंत प्रवासी। चलिए इस पर बात करेंगे, अच्छी चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या है ये? क्या है ये जीवन पर्यंत प्रवासी? यदि वर्तमान में जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यदि जन्म का स्थान
आपकी गणना के स्थान से भिन्न है। अब मान लीजिए मैं सुरतगढ़ में निवास करता हूं और मेरा जन्म का स्थान भी सुरतगढ़ है, तो एक रीजनेबल बात है कि मैं यही जन्मा हूं, यही पला बड़ा हूं, मेरी शिक्षा सब यही हुई है। परंतु अगर मेरी जन्म का स्थान मेरी गणना के स्थान से भिन्न है तो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है कि वो प्रवास से यहां आया हुआ है। और दूसरा पूछा जाता है निवास का स्थान। निवास का स्थान, इसको बोलते हैं पिछले स्थान का प्रवासी। यदि आपके निवास का स्थान पिछले निवास के स्थान से भिन्न है कि आपने 2 या 3 बार प्रवास किया है, तो उसे पिछले स्थान का प्रवासी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, डाटा ध्यान रखेंगे, अब हमारी जनगणना कब की चल रही है? 2011 की जनगणना है। अभी जनगणना 21 में होने वाली थी, परंतु कोरोना के कारण उसको सरकार ने रोक लगा दिया। अभी जनगणना दोबारा से होने वाली है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.6 करोड़ लोग प्रवासी हैं। और ये कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 37% है। ध्यान रखेंगे कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? के अनुसार 121 करोड़। उस 121 करोड़ में से 45.6 करोड़ लोग जहां उनका जन्म है वहां नहीं है, किसी और स्थान पर कार्य के लिए गए हुए हैं। तो 37% लोग भारत में प्रवासी हैं। और इनमें से भी निवास के स्थान में लगभग 31.5 करोड़ लोग प्रवासी हैं। निवास के स्थान पर, जिनका काम का स्थान भिन्न है, और यह भी कुल जनसंख्या का इसी के अंदर से 31% है। इसी के अंदर आते हैं प्रवासी ही गिने जाएंगे, परंतु उनका निवास का स्थान पिछले निवास के स्थान से भिन्न है। तो जीवन पर्यंत प्रवासी क्या है, निवास का स्थान क्या है, पिछले का स्थान क्या है, कितने करोड़ लोग प्रवासी हैं, ये सब चीजें। तो ये दूसरा बिंदु था भारतीय प्रवास के अंदर। अब हम भारत में प्रवास की धाराओं पर बात करेंगे। और प्रवास की धाराएं कितनी हैं? 4 है। पहली, ग्राम से ग्राम। दूसरी, ग्राम से नगर, विलेज टू सिटी। फिर नगर से ग्राम, और फिर है नगर से पहले चारों को समझते हैं। अगर कोई प्रवासी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है और इसमें सर्वाधिक संख्या है महिलाओं की, महिलाएं जो हैं वो ग्राम से ग्राम अधिक प्रवास करती हैं। किसके बाद? विवाह के बाद। ग्राम से नगर की ओर पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक है, और वो भी किस दृष्टि से? रोजगार की दृष्टि से, काम करने के लिए जाते हैं। तो पहले तो ये 2 बातें कि ग्राम से ग्राम महिलाओं का प्रवास सर्वाधिक है भारत में। विवाह के बाद महिलाएं अपने मायके चली जाती हैं, तो उस एरिया का, महिलाएं अपने पति घर चली जाती है, उस एरिया का। दूसरा, ग्राम से नगर की ओर प्रवास सर्वाधिक है। इसमें पुरुषों का प्रवास है रोजगार की दृष्टि से, यानी कार्य करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। नगर से ग्राम की ओर प्रवास की एक विपरीत धारा है। प्रवास की क्या? एक विपरीत धारा है। यानी जब लोग अत्यधिक पैसे वाले हो जाते हैं तो वो शहर के भीड़ भाड़ के इलाकों से शहर के पास किसी खुले एरिया में, स्वच्छ वातावरण में वहां निवास करना पसंद करते हैं। और नगर से नगर की ओर प्रवास तब किया जाता है जब आदमी किसी उच्च पदों पर चला जाए, किसी ऊंचे और अधिक पैसा कमाने के लिए
वो सिटी टू सिटी माइग्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये 4 प्रवास की धाराएं हैं। पहले तो हम ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे प्रवास जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, आपको पता है। एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो देश के बाहर किया जाता है, और दूसरा है राष्ट्रीय प्रवास जो देश के भीतर किया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवास की ये 4 धाराएं हमने बात की, परंतु राष्ट्रीय प्रवास को आगे 2 पार्टों में, एक तो अंतरराज्यीय और एक अंतरराज्यीय, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य के अंदर ही। जैसे मैं पंजाब से राजस्थान चला जाऊं, पंजाब से किसी और एरिया में, राजस्थान से बॉम्बे, किसी भी जगह किसी अलग स्टेट में, वो प्रवास, या मैं राजस्थान के अंदर ही गंगानगर से हनुमानगढ़ या बीकानेर या किसी और जगह पर चला जाऊं, तो ये 2 प्रकार का। तो अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय, 2 राज्यों में अंतर और एक ही राज्य के अंदर अंतरराज्यीय प्रवास जो है उसकी धारा जो है वो होती है। अब आप ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक प्रवासी जो है वो स्त्री है। स्त्रियां सर्वाधिक प्रवासी हैं, वो भी किसके बाद? विवाह के बाद। विवाह के बाद महिलाओं का प्रवास भारत में सर्वाधिक होता है। अब अगर बात करें थोड़ी दूरी की, ग्रामीण, और ग्रामीण में भी किसकी संख्या सर्वाधिक है? महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। परंतु आर्थिक कारणों से अंतरराज्यीय प्रवास में ग्राम से नगर की ओर पुरुषों का प्रवास जो है वो रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं कि जनगणना के अनुसार भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास की क्या क्या बातें हैं। हमारे देश में कौन से लोग कहां से आए हैं और कहां गए हैं। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 11 की चल रही है, इसके अनुसार भारत में लगभग 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। यानी 50 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं, और इनमें से भी लगभग 89% या 90% लोग कहां से आए हैं? नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान से। नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो है वो लोग भारत में आए हैं अभी। अब भारत में भी 2, भारत के अंदर बात करते हैं। भारत में एक तो है उत्प्रवासी और एक है अप्रवासी। भारत में सर्वाधिक प्रवास उत्प्रवासी जो है वो यूपी और बिहार से है, और ये लोग किस लिए? कार्य करने के लिए कहां जाते हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में अधिक पैसा कमाने के लिए यूपी और बिहार के लोग जो है वो इन एरियो में प्रवास कर जाते हैं अभी। तो अप्रवासियों की संख्या तो महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में सर्वाधिक है। उत्तर प्रवासी यूपी और बिहार के लोग सर्वाधिक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं अप्रवास और उत्तर प्रवास की, वो भी राज्यों के संदर्भ में। अब हम इस चैप्टर के अंतिम बिंदु प्रवास के परिणामों पर बात करेंगे। अभी हमने बात की कि प्रवास के 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को बाहर स्थानांतरित करवाते हैं, किसी भी कारण से लोग उस जगह को छोड़ जाएं, और अपकर्ष जो लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवहन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा रोजगार, ये सब चीजें जो होती है, सुरक्षा जो होती है, ये लोगों को आकर्षित करती है। जबकि इनकी निम्न दशाएं लोगों को प्रतिकर्ष करती है, लोग उस एरिया को छोड़ देते हैं। तो 2 प्रकार के कारण थे, इस पे हमने बात की है, आगे ध्यान रखेंगे। प्रवास के
4 परिणाम है। वैसे हम पहले परिणाम पर बात करेंगे। पहला परिणाम है आर्थिक परिणाम। दूसरा परिणाम है पर्यावरणीय परिणाम। तीसरा है जनांकीय परिणाम, डेमोग्राफिक फैक्टर। फिर है सामाजिक परिणाम या सामाजिक कारण, और अंत में है अन्य परिणाम। चलिए, सबसे पहला आर्थिक परिणाम। अगर लोग देश से बाहर चले जाए तो उसके बदले में भारत को बाहर से हुंडिया यानी पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी मुद्रा के तुलना में उनकी मुद्रा का मूल्य ज्यादा अच्छा है। तो आर्थिक परिणाम क्या है, और ये भी किस लिए, ज्यादातर ग्रामीण तबकों में अगर आप यूपी बिहार से अगर लोग बाहर गए हैं तो वहां मकान बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, शादियों के लिए ये पैसा बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। और भारत के सरकार को इससे आय प्राप्त होती है, हुंडियां प्राप्त होती हैं। तो आर्थिक परिणाम की वजह से जो है कई बार लोगों की सामाजिक दशा में क्या आता है, सुधार आता है। सामाजिक दशा में क्या आता है, सुधार आता है। और सर्वाधिक हुंडियां जो है भारत सरकार को पंजाब, केरल और तमिलनाडु से प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर कार्य करने के लिए अधिक गए हुए हैं। और इनका उपयोग वो किस लिए करते हैं, कृषि कार्य में सुधार के लिए, इसके अलावा मकान बनाने के लिए, शादियों के लिए, क्या कोई कर्ज के बोझ में दबाया तो उसको चुकाने के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाता है। उपचार के लिए, विवाह के लिए हमने बात की इस चीज के लिए। चलिए, और अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश से हैं तो ये वहां अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए, दूसरा चीज है जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम में क्या होता है कि जब प्रवास चलता है तो चीजें अनियंत्रित हो जाती है, लिंगानुपात में परिवर्तन आ जाता है, नगरों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है, बाहर की ओर लोग प्रवास कर रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं, कैसे भी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है उस एरिया की जनांकीय व्यवस्था जो है वो चेंज हो जाती है इससे। पर्यावरणीय परिणाम, अब नगरों में जब लोग प्रवास करते हैं किसी औद्योगिक एरिया में या उस वहां काम करते हैं तो वहां जो है गंदी बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं, पर्यावरण प्रदूषण लोगों से फैल रहा है, अत्यधिक भीड़ भाड़, वहां संकुलता बढ़ जाती है नगर के अंदर। तो पर्यावरणीय परिणाम भी इससे जो है वो होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे हम कि अनियंत्रित वायु प्रदूषण, जो भी वाहित मल निपटान, ठोस कचरा वगैरह, गंदी बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं, ये सब। सामाजिक परिणाम में क्या है कि संस्कृतियां विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार कहीं का समाज कहीं एरिया में काम करने के लिए जा रहा है, बालिका शिक्षा सरकार इसके लिए प्रोत्साहन चला रही है। महिलाएं जो है, उनके जो पति हैं वो घर से काफी समय के लिए रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, उनकी मानसिक या उन पर जो है दिमाग पर उनके दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो आर्थिक से हो चाहे कहीं भी हो। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भी आने शुरू होते हैं प्रवास के कारण। तकनीकों का भी कई बार आदान प्रदान होता है। अच्छी बात भी है कि कहीं की तकनीक कहीं और जा रही है प्रवास के कारण, वहां के लोग नई चीजें भी सीखते हैं, परंतु इसके साथ साथ इसके ऋणात्मक दृश्य जो है वो भी सामने देखने को आते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये भी। इसके अलावा अन्य परिणाम जो है कि उनको स्वायत्ता भूमिका, वैसे अन्य परिणाम में ये बात है कि हुंडियां सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मेन चीज प्रवास में जाता जो फायदेमंद है भारत के लिए, वो हुंडियां है। बाहर से जो पैसा है वो यहाँ अधिक आता है। ये पूरा टॉपिक भारत में प्रवास के चैप्टर का था, हमने इस पे बात की है ढंग से। अगली कक्षा में भारत के लोक अर्थव्यवस्था के चैप्टर में पार्ट 3 पर बात करेंगे। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।